हाय, मैं हूँ अमृत। मूवी की शुरुआत में हम विक्ट्री नाम के कंपनी ने बनाए हुए टाउन को देखते हैं। ये टाउन फ्रैंक नाम के आदमी ने बनाया था। इस टाउन के बाहर कंपनी का हेडक्वार्टर था और कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉई एक ही टाउन में रहते थे और हर एक का स्केड्यूल भी एक समान ही था। अब तभी हम एलिस और जैक, ये जो कपल था, उन्हें देखते हैं। उनके पड़ोसी थे बनी और बेन और उनके 2 बच्चे भी थे। अब एक दिन सुबह एलिस जैक के लिए लंच पैक करती है और तभी टाउन में अचानक से भूकंप आता है जो कंपनी के अलग अलग प्लांट्स के कारण होता है, जिसके बाद सभी अपने हस्बैंड को गुड बाय करती है और एक ही टाइम पे ये सारे हस्बैंड काम के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पे इनके पति क्या काम करते हैं इसके बारे में बाहर डिस्कस करना मना था। यहाँ पे टाउन के सारे लोगों का एक ही स्केड्यूल रहता था। अब एलिस को हम एक डांस क्लास में देखते हैं और उसकी टीचर रहती है शेली, जो कि इस टाउन के ओनर फ्रैंक की पत्नी थी। शेली ज्यादा फ्रेंडली नहीं होती और तभी यहाँ पे सारी औरतें वॉयलेट को वेलकम करती है, जो अपने हस्बैंड डीन के साथ हाल ही में इस टाउन में शिफ्ट हुई थी। यहाँ पे एलिस एक गाना बार बार गुनगुना रही थी और जब उसे वो गाना याद आता है तब अचानक से उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी दोस्त बनी उसे बुला लेती है। अब अगले दिन टाउन के ओनर फ्रैंक, उसके घर पे एक पार्टी थी जहाँ पे वो न्यू कपल यानी डीन और वॉलेट का वेलकम करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं टाउन के सारे लोग फ्रैंक को भगवान जैसा पूजते थे और उसने लोगों को घर पे बुलाया, मतलब बहुत ही बड़ी चीज थी। यहाँ पे सब लोग बातचीत कर रहे थे और उनके बातों से पता चलता है सारे कपल एक ही जगह पे हनीमून के लिए गए थे अलग अलग समय, जो कि काफी अजीब चीज होती है। अब यहाँ पे शेली सबको गैदर करती है और कहती है कि ये टाउन एक स्वर्ग है और फ्रैंक ने इसे बनाया है। लेकिन तभी मार्गरेट नाम की टाउन की एक मेंबर बीच में ही बोलती है, हम सब यहाँ पे क्यों हैं? हमें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब बीच में ही उसे टोकने के कारण मार्गरेट का हस्बैंड टेड आता है और सबसे माफी मांगता है और मार्गरेट को बाहर लेके जाता है। अब ये गड़बड़ देख फ्रैंक सबके सामने आता है और सबको बताता है कि टेड और मार्गरेट डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। फिर फ्रैंक सभी लोगों को यहाँ पे रहने के लिए थैंक यू करता है। फिर ये लोग दुनिया के लिए काफी अलग अलग इन्वेंशन बना रहे हैं पूरी दुनिया से अलग रह के, क्योंकि बाहर की दुनिया एक डिस्ट्रैक्शन है जहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है। और साथ ही फ्रैंक डॉक्टर कोलिन को थैंक यू कहता है जिसने ये कम्युनिटी बनाने में उसकी मदद की थी। अब इसी दरम्यान जैक पार्टी से गायब हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए एलिस निकलती है और तभी उसका ध्यान मार्गरेट पे जाता है, जहाँ पे मार्गरेट का हस्बैंड टेड उसे कुछ दवाइयाँ देता है, लेकिन मार्गरेट नहीं खाती और एलिस को देखकर वो कहती है कि वो मुझे यहाँ पर छुपा के रखना चाहते हैं। यहाँ पे इस टाउन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, लेकिन तभी टेड दरवाजा बंद कर देता है। अब एलिस जैक को ढूंढते हुए वॉशरूम में आती है, जहाँ पे दोनों भी इंटीमेट होते हैं और फ्रैंक उन्हें देख रहा था। अब अगले दिन एलिस, बनी और पेग एक जगह पे शॉपिंग करने के लिए गए होते हैं और वो लोग पार्टी में मार्गरेट ने कैसे तमाशा किया इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन एलिस मार्गरेट को डिफेंड करती है कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और यहाँ पे मार्गरेट के साथ क्या हुआ था हमें पता चलता है। दरअसल टाउन के किसी भी मेंबर को इस टाउन के बाहर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे काफी भारी मात्रा में रेडिएशन है। और एक दिन मार्गरेट अपने बेटे के साथ टाउन के बाहर के रेगिस्तान में चली गई थी और अचानक से बेहोश हो गई। जब उसकी आँख खुली तब उसका बेटा उसके साथ नहीं था और उसे बाद में बताया गया कि रेडिएशन के कारण उसके बेटे की मौत हुई है। हालांकि मार्गरेट को ऐसा लग रहा था कि टाउन की जो अथॉरिटी है यानी फ्रैंक, उसने उसके बेटे को जानबूझ के मार दिया है ताकि मार्गरेट को एक सबक सिखाने के लिए। अब इसके बाद पैग विक्ट्री कंपनी में एग्जैक्टली क्या काम चल रहा है इसके बारे में पूछती है और गेस करने लगती है कि यहाँ दरअसल अलग अलग वेपन बनाए जाते हैं। लेकिन आगे वो कुछ भी बोले तभी बनी उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि हमारा काम यहाँ पे हमारे हस्बैंड को सपोर्ट करना है, उनका ख्याल रखना है। वो क्या काम करते हैं उसके बारे में हमें ज्यादा सोचना नहीं है। अब अगले दिन एलिस टाउन के बस से बाहर जाती है टहलने के लिए और तभी उसकी नजर एक प्लेन पर जाती है जो कि एक पहाड़ी के पीछे जाकर क्रैश हो जाता है। ये देख के वो बस को रोक लेती है और ड्राइवर को बताने लगती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि प्लेन सिर्फ एलिस को ही दिखा था, ड्राइवर को नहीं। और वो ड्राइवर को बताती है कि मैंने अभी अभी प्लेन क्रैश देखा। वो ड्राइवर को कहती है हमें पहाड़ी के उस तरफ जाना चाहिए, शायद उन लोगों को हमारी जरूरत होगी। लेकिन ड्राइवर मना करता है और कहता है कि यहाँ पे कोई भी प्लेन नहीं था, आपने कुछ और ही देखा होगा। लेकिन एलिस गुस्से में बस से उतरती है और खुद रेगिस्तान से होते हुए पहाड़ी के ओर चली जाती है, जहाँ पे हम काफी सारे वार्निंग साइंस भी देखते हैं। यहाँ पे वो टाउन के बाहर के रेडिएशन एरिया में पहुँच जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी प्लेन क्रैश नहीं था, लेकिन विक्ट्री कंपनी का हेडक्वार्टर था। वहाँ पे कुछ मिरर्स लगे हुए थे जिसे टच करते ही एलिस को अजीब से विजन
आने लगते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तब वो खुद को घर पे पाती है। जैक को पूछने पर वो बताता है कि जब वो ऑफिस से आया तब वो घर में ही सो रही थी, जिससे वो काफी सरप्राइज होती है कि एग्जैक्टली वो यहाँ पे कब और कैसे पहुंची। लेकिन जैक उसे बताता है कि तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, तुम पूरा दिन घर में ही थी, जिसे एलिस बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। अब अगले दिन वैसे ही टेंशन वाली बात से वो जग जाती है और जैक के जाने के बाद वो घर की साफ सफाई करने लगती है। लेकिन तभी उसे अचानक से महसूस होता है कि घर की दीवार और कांच पास आ रही है और दोनों के बीच में दबकर वो मारी जाएगी। वो काफी चीखने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगले ही पल में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और तभी उसे मार्गरेट का कॉल आता है और वो कहती है कि मुझे पता है अब हम यहाँ पे नहीं रह सकते। लेकिन एलिस उसका कॉल काट देती है। अब अगले दिन डांस क्लास में एलिस को मिरर में मार्गरेट का विजन दिखाई देता है जो अपने सर पर मिरर मार रही होती है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए जाती है। लेकिन दरअसल वहाँ कोई भी नहीं होता। अब ये देख एलिस भागकर मार्गरेट के घर पे आती है, जहाँ वो देखती है मार्गरेट घर के छत पे खड़े होकर अपना गला काट देती है। अब उसे देखने के लिए ये आगे बढ़ती है, लेकिन तभी लाल रंग के कपड़े पहने हुए नकाबपोश आकर एलिस को पकड़कर लेके जाते हैं। अब शाम में एलिस जैक को सब कुछ बताती है, लेकिन जैक कहता है कि मार्गरेट सिर्फ फिसल गई थी और इसी के कारण वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई है। लेकिन एलिस नहीं मानती और वो जैक से पूछने लगती है तुम क्या काम करते हो, मुझे ये भी पता नहीं है। लेकिन जैक एलिस पे गुस्सा होता है और कहता है कि मैं ये सब कुछ हम दोनों के लिए कर रहा हूँ, सो प्लीज ये पागलपन मत करो। अब अगले दिन एलिस नॉर्मली ही अपना काम कर रही थी, लेकिन अचानक से अपने फेस को वो पॉलिथीन में रैप करके कवर करने लगती है और कुछ देर के बाद खुद को इस हालत में देखकर वो खुद भी शॉक हो जाती है। अब इसके बाद डॉक्टर कोलिन्स आकर एलिस को चेक करते हैं। इसी दरम्यान एलिस डॉक्टर कोलिन्स के पास मार्गरेट की फाइल देखती है और चुपके से वो फाइल निकाल लेती है, लेकिन फाइल में सारी इन्फॉर्मेशन ब्लैक मार्कर से कवर कर दी थी, जिससे उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अब एलिस और जैक अगले दिन एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे एलिस को पार्टी का पूरा माहौल काफी अजीब लग रहा था। उसे मार्गरेट के भी विजन्स आने लगते हैं। लेकिन इसी दरम्यान फ्रैंक अनाउंस करता है कि जैक को एक बहुत ही बड़ा प्रमोशन दिया गया है। अब प्रमोशन के बाद से एलिस को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ से निकलकर वॉशरूम में जाती है और तभी बनी उसे समझाती है कि तुम्हारे हस्बैंड की प्रमोशन हुई है, तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। अब इसके बाद एलिस घर पे एक पार्टी रखती है जैक का प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए और इस पार्टी में इस टाउन के ओनर फ्रैंक और उसकी पत्नी शेल्बी भी आए होते हैं। यहाँ पे फ्रैंक एलिस के किचन में आता है और सीधा उसे धमकी देते हुए कहता है मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हारी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। जैसे मार्गरेट को मैंने सबसे अलग कर दिया था, वैसे ही तुम्हें भी अलग कर दूंगा। कोई भी तुम पे विश्वास नहीं करेगा। ये सुनकर एलिस को पता चल जाता है कि फ्रैंक ही इन सब के पीछे है और इस टाउन में कुछ अजीब सा ही चल रहा है। अब सब लोग डिनर के लिए बैठते हैं और एलिस जानबूझ के लोगों से कुछ सवाल करती है, जैसे कि ये सब लोग कहाँ से हैं। अब यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए, लेकिन सब लोग कहते हैं कि वो फिलाडेल्फिया से है। अब ये बात एलिस को छोड़ के किसी को भी अजीब नहीं लगती। फिर एलिस सबको पूछती है कि तुम सब लोग हनीमून पे कहाँ गए थे, तो लोग बताते हैं कि वो इधर सी आइलैंड गए थे या नाइग्रा फॉल्स। यानी यहाँ पे भी सबके जवाब सेम होते हैं, हालांकि किसी को भी ये चीज अजीब नहीं लगती। अब यहाँ पे ये लोग अपने पार्टनर के साथ डेट पे कहाँ गए थे, ये सारी कहानियां भी सेम होती है। अब ये देख के एलिस सीधा सबको कह देती है कि फ्रैंक हम सबसे कुछ छुपा रहा है। लेकिन तभी एलिस फ्रैंक से विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में सवाल करने लगती है। ये सुन के फ्रैंक फ्रस्ट्रेट होता है और सबको बताता है कि दरअसल एलिस रेडिएशन जोन में गई थी, तो वो बीमार है और अभी वो खुद की दवाइयाँ भी नहीं ले रही है। इतना ही नहीं, उसने मार्गरेट की फाइल भी चुराई थी। अब ये सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि एलिस पर रेडिएशन का असर हुआ है और वो भी मार्गरेट की तरह धीरे धीरे पागल हो रही है, इसीलिए उसके बातों पर ये लोग भरोसा नहीं करते। इसके बाद जैक भी एलिस से नाराज हो जाता है। फिर एलिस उसे मनाते हुए कहती है कि उसे जैक पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती। अब जैक भी अपनी पत्नी की बात मान जाता है और फिर दोनों भी कार में बैठकर टाउन से जाने लगते हैं, लेकिन जैक कार को शुरू ही नहीं करता। और तभी वहाँ पे रेड ड्रेस वाले लोग आते हैं और एलिस को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एलिस को एक जगह पर लेके आके इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है और यहाँ पे उसे जैक और खुद के जिंदगी के अलग ही विजन्स आने लगते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों भी किसी दूसरे जगह पे रह रहे थे। जैक के पास कोई भी जॉब नहीं था और वो वही गाना गुनगुना रहा था जो पूरे मूवी में एलिस गुनगुना रही थी। और यहाँ पे हम एलिस को देखते हैं जो कि एक सर्जन होती है, जहाँ पे वो लेट नाइट ड्यूटी के बाद थक के घर आती है। घर की हालत ठीक नहीं होती। फिर जैक एलिस के साथ मेकआउट करने
करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे मना करते हुए कहती है कि काफी थकी हुई है और जैक को बुरा लगता है। और इसी बीच में जैक अपने कंप्यूटर पर विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में और फ्रैंक के बारे में सुन रहा होता है। अब ये सीन इधर ही कट हो जाता है और हम एलिस को वापस कुछ दिनों के बाद उसी टाउन में देखते हैं, जहाँ पे बताया जा रहा था कि अभी वो ठीक होकर वापस से टाउन में आ गई है। वो बनी से मिलती है और अपने आसपास के पड़ोसियों के बारे में बात करने लगती है, लेकिन एलिस को कुछ भी याद नहीं था। लेकिन बनी कहती है कि उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन उस दिन जब जैक घर आता है तब वो वही गाना गुनगुना रहा था, जिसके कारण उसे वापस से कुछ विजन्स आने लगते हैं। जहाँ पे अब सीन शिफ्ट होकर हम जैक को देखते हैं उसकी पहले जिंदगी के बारे में, जहाँ पे वो जॉबलेस था और जिंदगी से परेशान था। और जब उसे विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है तो वो उसके लिए साइन अप करता है और इस प्रोजेक्ट के लिए उसे एक पार्टनर चुननी रहती है, यानी कि एलिस, जो कि दरअसल एक सर्जन रहती है, लेकिन वो हमेशा काम किया करती थी और जैक के अनुसार वो उसे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता था। इसीलिए उसकी इजाजत लिए बिना ही वो एलिस को और खुद को इस प्रोजेक्ट में साइन अप करता है, जहाँ पे हम देखते हैं एलिस के आंखों पर एक मशीन बांध के रखी होती है और उसे एक वर्चुअल सिमुलेशन में भेजा गया था। और इस सिमुलेशन में जैक उसका हस्बैंड था, जहाँ पे जैक उसे एक परफेक्ट लाइफ दे रहा था। इस सिमुलेशन में अक्सर आदमियों ने अपने वाइफ को रखा था और जब भी सारे हस्बैंड ऑफिस के लिए चले जाते वो एक्चुअली में सिमुलेशन से बाहर आते थे। और यहाँ पे जैक जब भी वर्चुअल रियलिटी में आता वो हमेशा वही गाना गुनगुनाता था, इसीलिए एलिस का सबकॉन्शियस अपने कंट्रोल में आने लगा। अब इस गाने के कारण उसे सारी सच्चाई समझ आती है और वो उसे पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। जैक उसे बताता है कि मैं तुम्हें एक परफेक्ट लाइफ नहीं दे सकता था और तुम हमेशा काम किया करती थी, इसीलिए मैं यहाँ पे परफेक्ट लाइफ तुम्हें दे रहा हूँ एज अ हस्बैंड। लेकिन एलिस काफी गुस्सा होती है और कहती है कि मेरे लाइफ में मैं एक सर्जन थी, मुझे काम करना पसंद था। अब यहाँ पे वो पैनिक होने लगती है, लेकिन जैक उसे घर से बाहर जाने नहीं देता, इसीलिए वो उसे मारती है, जिसके कारण उसकी जान चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे बनी आती है और एलिस को होश में लाकर कहती है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। अगर उन लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे जैक मर गया है तो तुम्हें भी यहाँ पे मार देंगे। यानी यहाँ पे बनी को पहले से ही पता था कि वो एक वर्चुअल दुनिया में है। एलिस उसे पूछती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। तो बनी कहती है कि दरअसल उसने खुद ने साइन अप किया था इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड में उसके बच्चे मर गए थे और बच्चों के जाने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए वो एक वर्चुअल रियलिटी में अपने बच्चों के साथ रह रही थी। अब जैसे ही एलिस बाहर पड़ती है उसके कपड़ों पे खून देखने के बाद शहर में सायरन बजने लगता है। पूरी फैमिली बाहर आती है और यहाँ पे धीरे धीरे औरतों को समझ आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और सारे आदमी एलिस को रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलती है। वो विक्ट्री हेडक्वार्टर में चली जाती है, जिसके पीछे रेड ड्रेस वाले काफी सारे लोग पड़ते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर भी उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन रेगिस्तान के बीच में एलिस उनका एक्सीडेंट करवा देती है, जिसमें डॉक्टर तो मारा जाता है। तो वही दूसरी जगह पे फ्रैंक को पता चल जाता है और वो एलिस को मारने की ऑर्डर देता है। तभी उसकी जो वाइफ रहती है शैली, वो आके सीधा फ्रैंक को मार देती है और कहती है अब मेरी बारी है, तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया। तो वही दूसरी तरफ एलिस उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाती है। तभी उसे वापस जैक का विजन आता है जो उसे कहता है कि प्लीज डोंट लीव मी, लेकिन एलिस समझ जाती है कि ये रियल नहीं है और वो उन मिरर्स को टच करती है, जिसके कारण वो रियल दुनिया में उसका कॉन्शियसनेस जग जाता है और वो इस वर्चुअल रियलिटी से बाहर निकलती है और मूवी इधर ही खत्म होती है। तो यहाँ पे एलिस रियल वर्ल्ड में एक सर्जन होती है और उसे उसके पार्टनर यानी जैक ने एक वर्चुअल रियलिटी में डाला था, जहाँ पे वो उस टाउन में रहा करती थी। विक्ट्री नाम की कंपनी उनके घर पे एक सेटअप कराती थी, जिनमें लोग वर्चुअल रियलिटी में आसानी से जा सकते थे और आ सकते थे, वेराज उनके पार्टनर हमेशा उसी रियलिटी में रहते थे। टाउन में जितने भी लोग थे उन्होंने अपने अपने पार्टनर को और खुद को वर्चुअल रियलिटी में डाला था और मूवी में देख हमें समझ आता है कि उनके पार्टनर की इजाजत के बिना ही उन्हें इस रियलिटी में डाला गया था। और ये बात विक्ट्री प्रोजेक्ट के इमेजिनरी वर्ल्ड में जो हस्बैंड्स थे जिन्होंने अपने पार्टनर को डाला था उन्हें याद थी कि ये एक रियलिटी वर्ल्ड है, लेकिन उनके वाइफ्स को ये बात पता नहीं थी, क्योंकि उनका सबकॉन्शियसनेस डॉक्टर की मदद से उस वर्चुअल रियलिटी में डाला गया था। और मूवी के लास्ट सीन में एलिस तो बाहर आ जाती है, उसके साथ साथ बाकियों को भी इसके बारे में पता चल जाता है। सो ये थी मूवी डोंट वरी डार्लिंग। बाय।